नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको वापस खुशामदीद कहता हूँ। इससे पहले कि हम सवाल जवाब लेने शुरू करें, एक बात और मैं मेंशन करना चाहता था। अभी ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ये जो जुडिशल रिव्यू वाले मैटर्स जो चल रहे थे, जो टॉइक वाले एग्जाम्स थे, ETS वाले एग्जाम्स थे, ETS वाला जो सारा सिस्टम चल रहा है, जो सारा सागा चल रहा था, उसके बारे में एक चीज़ जो सिर्फ मेंशन करना चाहता हूँ, जो कि शायद अभी तक लोगों को पता ना हो और मैं चाहता हूँ कि सबको पता चल जाए, वो ये कि जो स्टे ऑर्डर था वो 17 अगस्त से उसको रिलीज कर दिया गया, यानी उसको उठा दिया गया हुआ है। सो 17 अगस्त के बाद अब उनके पास जो रिमूवल का ऑप्शन होता है वो ऑप्शन दोबारा से ओपन है। सो अगर आपका केस इस कैटेगरी में फॉल करता है कि आपने टॉइक का एग्जाम किया था और आपने कोई जुडिशियल रिव्यू की हुई थी और आपको ये था कि अच्छा मेरा जुडिशियल रिव्यू में गया हुआ है, तो उसके ऊपर देयर इज अ बार ऑन रिमूवल, वो बार टू रिमूवल हैज नाउ बीन रिमूव्ड। सो आपको पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में, ताकि आप पूरी तरह से आगाह रहें इस चीज़ में। अब मेरा ख्याल है हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहली कॉल लेते हैं। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, आपकी बातें सुन के तो मैं कुछ थोड़ा सा डर गई हूँ। मुझे तो एक्चुअली मैंने अभी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना था और मैं रहती तो इधर हूँ, दूसरे टाउन में रहती हूँ, लेकिन मैंने बर्मिंघम जाके एग्जाम दिया था। अच्छा। तो दिया तो मैंने, ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कुछ ऐसी बात तो नहीं, लेकिन वो सुना है कि वो कुछ गड़बड़ भी करते हैं और पैसे लेके भी पास करवाते हैं। लेकिन मैंने खुद किया था, वेरी सिंपल था, B1 का जो टेस्ट था मैंने दिया, पैसे दिए और मैंने कर लिया। ठीक। अब मुझे कुछ डाउट हो रहा है कि मैं वो लगाऊंगी तो ऐसा ना हो मेरे पैसे भी जाया हो जाए। लाइफ इन द यूके टेस्ट मैंने अपने टाउन से किया, इधर से जी, और ये मैं हॉलीडे पे गई थी बर्मिंघम। मैंने वहाँ जाके समझा कि चले मैं वहाँ दे देती हूँ, टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा, तो मैंने उधर एग्जाम दे दिया। एक ये मेरा सवाल है कि इसके बारे में परेशान हूँ, मुझे कुछ बताइए। दूसरा ये है कि अभी मैंने अप्लाई नहीं किया, मैं कल एप्लीकेशन करने जा रही हूँ सिटीजनशिप के लिए। और दूसरा मेरा ये सवाल है कि मैंने पासपोर्ट, ये जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स या जो पासपोर्ट मांगते हैं वो 5 साल पुराने मांगते हैं, जिससे पता चलता है कि आपने कितना ट्रैवल किया है। एक्चुअली 2007 में मैंने पासपोर्ट बनाया था और वो एक्सपायर हो चुका है, उससे मैंने कोई ट्रैवल नहीं किया, पाकिस्तानी पासपोर्ट। उसके बाद मुझे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स मिले थे 5 साल के, उससे मैं यूरोप गई थी, मैंने ट्रैवल वगैरह किया था। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो वाला पासपोर्ट भी जो एक्सपायर हो चुका है ऑलरेडी 2012 में, वो भी देना या बताना जरूरी है। वो मशीनी पासपोर्ट नहीं है, वो ऐसे हाथ से बना हुआ था, वो मैंने ग्लासगो से जाके बनवाया था जी, यानी कि रेफ्यूजी स्टेटस मिलने से पहले तो मैंने ये बनाया था। तो उसके बाद जब रेफ्यूजी स्टेटस 2009 में मुझे मिला और 10 में मुझे इंडेफिनेट लीव मिली और अब मेरी ड्यू है नेशनैलिटी। अब मैं वो जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें मैंने ट्रैवल किया है वो तो मैंने उन्हें रिकॉर्ड दे दिया अपना 5 साल का। तो लेकिन जो पाकिस्तानी पासपोर्ट जो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, उस पर कोई वीजा नहीं, कोई ट्रैवल नहीं, कुछ नहीं है, तो वो बताना या लिखना ये सब कुछ वो जरूरी है। ओके, और कोई सवाल आपका? बस यही 2 सवाल हैं। चले मैं बताता हूँ, आप बड़ा छोटा सा भी सवाल पूछ सकती थी। पहला सवाल आपका, आपने B1 लैंग्वेज टेस्ट किया लेकिन आपने किसी और टाउन में जाके किया और आपको इसकी फिक्र है कि कहीं उसके ऊपर तो नहीं मसला बनता। देखिए, अगर आपने जिस टेस्ट सेंटर से किया है, अगर वो टेस्ट सेंटर वाले वहाँ पे जेन्युइन टेस्ट कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, आपने जेन्युइनली वो टेस्ट किया है, वो रिकग्नाइज्ड है, होम ऑफिस से अप्रूव्ड है, तो होपफुली कोई आपको मसला तो नहीं होना चाहिए। सिर्फ इस बात पे कि आपने अपने शहर से जाके किसी और शहर में टेस्ट किया, उसके ऊपर आपको रिफ्यूज़ नहीं किया जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर सब कुछ ठीक है तो उसमें कोई मसला नहीं। अब आपकी बात आती है रेफ्यूजी स्टेटस वाला, जो आपने बताया कि आपके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी थे और उसी टाइम पीरियड के अंदर आपके पास पासपोर्ट भी था। अब जो पासपोर्ट आपका था वो आपने बताया नहीं कि उसकी वैलिडिटी क्या थी, आपने बताया 2007 में वो पासपोर्ट बना था। अब अगर तो वो 10 साल के लिए पासपोर्ट वैलिड था तो फिर तो वो अभी भी वैलिड होगा। अगर वो 10 साल के लिए नहीं, 5 साल के लिए वैलिड था या 1 साल के लिए वैलिड था, जो भी उसकी वैलिडिटी थी, अगर 2012 तक आपने बताया कि वो वैलिड था, 2010 में आपको इंडेफिनिट लीव मिल गई थी, 2015 में जाके आप अप्लाई कर रही हैं नेशनलाइजेशन के लिए। जब आप नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई करती हैं, आपको अपने पिछले 5 साल के डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं। अब अगर आपके पास अपना पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो पिछले 5 साल को कवर करते हैं, तो आपने वो दिखाना है। अब आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट पिछले 5 साल को कवर कर रहा है, लेकिन आपका पासपोर्ट भी मौजूद है जो उस टाइम पीरियड के अंदर आ रहा था। अगर वो आपका 2012 तक पासपोर्ट वैलिड था तो आपको वो पासपोर्ट भी देना चाहिए। अगर उसके अंदर कोई नहीं भी है स्टेटस
या कोई ट्रैवलिंग नहीं भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने पासपोर्ट तो दिखा दिया ना। अब अगर आप कहते हैं कि जी वो मशीनी पासपोर्ट नहीं था, वो हाथ से बना हुआ था, कहीं ऐसी बात तो नहीं है ना कि वो पासपोर्ट 2 नंबर था। अगर 2 नंबर नहीं है, जेन्युइन पासपोर्ट था, एवरीथिंग इज ऑल राइट, ऑब्वियसली आपको वो लगाना चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट वो कोई आगे पीछे ऊपर नीचे से करके बना हुआ था तो फिर आपको उसमें फिर भी आई डोंट नो क्या इशू हो सकता है, वो तो पाकिस्तान एम्बेसी के साथ आपका ताल्लुक होगा या आपका इशू चलेगा, मैं उसमें आपको एडवाइस नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, अगर आपके पास कोई पासपोर्ट है जो इस 5 साल के पीरियड के अंदर अंदर शामिल होता है तो वो पासपोर्ट आपको अपना दिखाना चाहिए। ओके अब आपको फिक्र ये है कि जी मैं जाऊंगी उधर मेरे पैसे ना वेस्ट हो जाएं, ये फिक्र सिर्फ तब होती है जब आपको कुछ दाल में काला हो। सो होपफुली अगर आपका वो नहीं है तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो अली बुखारी साहब। जनाब। हेलो बुखारी साहब, मैं ना पिछली वीक भी आप जी ਨੂੰ फोन ਕੀਤਾ ਸੀ। हाँ जी। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਨੀ ਮੈਂ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਸੀ 2004 ਚ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਅਪਰ ਟਿਊਨਰ ਫਸਟ ਟਿਊਨਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਜੀ? ਤੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੁਬਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨੀ ਰਾਈਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ, ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਖ ਸਕਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸੀਜਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਾ। अगर तुसी मैनू दिखाना चाहते हो अपॉइंटमेंट बनाकर आ जाओ, अगर तुसी अपने वकील के कोल जानना चाहते हो उत्थे चले जाओ, किसी ना किसी को जाके दिखाओ जो बंदा इनू पढ़ के समझ के फिर फैसला करे कि आगे की करना। ठीक है, मैं इत्थे तुहानू होर कोई मशवरा नहीं देना चाहता, मैं तुहानू हमेशा ही ये कहना है कि जी 2004 तुसी आए हो, बच्चा 1.5-2 साल का तुहाडे नाल सी, उस बच्चे का जिहड़ा टाइम गुजरिया इत्थे वो सारे का सारा उहदा होश तक गुजरिया टाइम, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट उहदे लई है कि उहदा सारा एविडेंस तुसी ला के ते फिर एप्लीकेशन पाओ। तुसी सारा कुछ कर चुके हो, कोर्ट तो भी तुसी जित चुके हो, होम ऑफिस नू उत्थे चैलेंज का मौका भी नहीं मिलिया सी, उन्होंने मेरे ख्याल उन्होंने वापस करता सी। हुण वो सारा होने के बाद फिर उन्होंने तुहानू रिफ्यूज़ करता है, तो कोई ना कोई गड़बड़ है। तो मेरा ख्याल है बेहतर रही है कि कोई बैरिस्टर कोई सोलिसिटर बैठ के उन्होंने पढ़े, चंगी तरह देखे, तो फिर तो उन्होंने मशवरा देवे। ठीक है, मैनू दिखाना चाहते हो 100 बिस्मिल्लाह, तुसी मेरे को आ जाओ, मैं देख लेना, लेकिन इस वेले इत्थे बैठ के मैं तुहानू होर कोई एडवाइस नहीं कर सकता इत्थे। ओके सर जी, सॉरी सर जी। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो जी। हेलो हाँ नमस्कार जी अली साहब। हेलो जी। सर मैं अपने एक दोस्त की जो आप एक दो छोटा सा कंफ्यूजन है वो पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। बताएं। कि मेरे दोस्त की बेटी को यहाँ रहते हुए 8 साल हो गए हैं और वो अभी 17 साल की है, अगले साल 18 साल की हो जाएगी। उन्होंने केस डाल दिया हुआ अपना, जो 7 ईयर पॉलिसी के बेस पे ना केस डाल दिया हुआ है, लेकिन वो उन्होंने अपने किसी दोस्त के कहने भी केस डाला, बट उन्होंने बैरिस्टर के पास केस डाला। अच्छा। तो उन्होंने क्या किया कि उसको बच्चे को मेन एप्लीकेंट बना दिया। ओके। जो बेटी है उसको मेन एप्लीकेंट बनाया, मदर फादर को डिपेंडेंट बनाया। उनको इसी बात में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि बच्चे को एप्लीकेंट बनाया, हमें एप्लीकेंट क्यों नहीं बनाया, और बैरिस्टर के पास डाला या सोलिसिटर के पास डालना चाहिए था, इस बात का छोटा सा कंफ्यूजन है। ओके, बस और तो नहीं कुछ? जी बस यही है कि बेटे को मैंने बच्चे को एप्लीकेंट बनाया मेन, उसका डाउट है थोड़ा सा कि ऐसा क्यों। ओके देखें जी, बैरिस्टर हो या सोलिसिटर हो, अगर वो इमिग्रेशन लॉ को अच्छी तरह से जानता है, वो अपने एरिया में अपने स्पेसिफिक एरिया के अंदर एक्सपर्ट है, तो वो आपके लिए काम कर सकता है। बैरिस्टर्स जहाँ तक मैं समझता हूँ, बैरिस्टर्स लॉ सोसाइटी के अंदर नहीं आते हैं, बैरिस्टर्स आते हैं बार काउंसिल के अंदर। उनको क्या करना होता है, उनको अगर राइट्स ऑफ डायरेक्ट एक्सेस उनके पास होते हैं, यानी कि वो डायरेक्टली अगर क्लाइंट्स के साथ डील कर सकते हैं, उसके लिए उनको वो एक तरह का लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर उनके पास वो लाइसेंस मौजूद है कि वो डायरेक्टली डील करें, तो वो डायरेक्टली आपकी एप्लीकेशंस भी कर सकते हैं, यानी वो डायरेक्ट एक्सेस की स्कीम क्या है वो उसके मुताबिक जाके कर सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता, लेकिन ब्रॉडली मेरा ख्याल है वो ये सिस्टम है। जहाँ तक सोलिसिटर्स की बात होती है, सोलिसिटर्स ऑब्वियसली पहले डील ही पब्लिक के साथ करते हैं, सो अगर आप किसी सोलिसिटर के थ्रू केस करते हैं तो फिर भी बात वही बन जाती है। अब आपका जो सवाल है कि जी बेटी को मेन एप्लीकेंट बनाया गया, बाकी पेरेंट्स को उसके अंदर डिपेंडेंट बना दिया गया, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ख़ास ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ता है, बिकॉज आपकी जो भी एप्लीकेशन डाली जाती है उसको जब डिसाइड किया जाएगा, अगर आप इसको देखते हैं
कि जी मेन एप्लीकेंट इसके अंदर बच्ची है और वो लेके चल रही है और बाकी पेरेंट्स उसके साथ डिपेंडेंट है, तो आप उसको लेके चल सकते हैं। मुझे सिर्फ जो इशू आता है इसके अंदर सिर्फ एक टेक्निकल फ्लॉ मुझे लगता है कि शायद हो सके, आई माइट बी रॉन्ग अबाउट दिस, लेकिन वो ये है कि पेरेंट्स के साथ तो बच्चे डिपेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन बच्चों के साथ पेरेंट्स डिपेंडेंट होना किसी कानून का हिस्सा मैंने नहीं देखा पहले, क्योंकि बच्चों के साथ पेरेंट्स डिपेंडेंट तब तक नहीं होते जब तक बच्चों के पास यहाँ पे नेशनलिटी ना हो या इंडेफिनिट लीव ना हो। वो सिर्फ तब पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं या उनको वो डिपेंडेंट्स बना सकते हैं। सो ये एक मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क इसमें है। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन को डिसाइड किया जाता है और उसके अंदर बच्ची को स्टेटस दे दिया जाता है और आउटसाइड इमिग्रेशन रूल्स से एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस को देखते हुए बाकी पेरेंट्स को भी डिस्क्रेशन के तौर पे दे दिया जाता है, तो उसमें कोई मसला नहीं होगा। सो मैं ये नहीं कहना चाहता कि ओए हो सब कुछ गलत हो गया एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाएगी, नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर माँ बाप में से कोई एक मेन एप्लीकेंट होता और बच्ची को आपने साथ डिपेंडेंट बनाया होता और फिर आपकी एप्लीकेशन की जाती, तो बच्ची की बेस पे माँ बाप को भी स्टेटस मिल सकता था, क्योंकि वो फिर भी आउट ऑफ डिस्क्रेशन ही आपको जाके स्टेटस मिलना था। उसी तरह अगर वो इस केस में आप देखेंगे जी बच्ची को वो स्टेटस दे देते हैं और माँ बाप साथ हैं, उनको भी आउट ऑफ डिस्क्रेशन ही स्टेटस मिलना है, कानून के अंदर जाके उनको नहीं मिलेगा। सो बात सारी यही आ जाती है कि आपने दोनों सूरतों में मेन चीज ऑब्जेक्टिव आपका क्या है कि किसी तरह डिस्क्रेशन एक्सरसाइज किया जाए आपकी फेवर में और फिर स्टेटस आपको दिया जाए। सो बच्ची की वजह से स्टेटस मिलेगा, चाहे बच्ची मेन एप्लीकेंट है या डिपेंडेंट है, डिस्क्रेशन एक्सरसाइज करके माँ बाप को भी उसके साथ स्टेटस मिल सकता है। सो मैं नहीं सोचूंगा कि आपको इस चीज पे कोई घबराना चाहिए। जब इसका फैसला होता है आप देखें क्या फैसला आता है। अब जो आपने बताया कि एक बच्ची है वो अभी 17 की है, अगले साल उसने 18 का होना है, 8 साल वो ऑलरेडी गुजार चुकी है यहाँ पे, यानी जब वो यहाँ पर आई थी तो सिर्फ 9 साल की बच्ची थी। अब वो यहाँ पे शी मस्ट बी अ यंग वुमन, उसने बहुत कुछ सीखा यहाँ पे, अपने टीनेज ईयर्स यहाँ पे गुजारे, जो यहाँ के जो सबसे ज़्यादा आपकी ज़िंदगी का इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, जब आपका सबसे ज़्यादा आउटसाइड इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा बाहर फ्रेंड्स बनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने एकेडमिक करियर के अंदर समझते हैं क्या करना है आपने आगे जाके, ये सारी चीज़ें इन्हीं सालों में होती हैं जो उस बच्ची ने यहाँ गुजारे। सो मेरा ख्याल है उस बच्ची को कोर्ट में बिठा के जज के सामने अगर एविडेंस देना पड़ता है तो वो बड़ा अच्छी तरीके से अपना केस प्रेजेंट कर सकती है और इस बेसिस पे आई थिंक आपको स्टेटस इसमें मिलना चाहिए। अब होता क्या है वो तो ऑब्वियसली डिसीजन मेकर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब आज सुबह मेरे पास एक जुडिशियल रिव्यू का डिसीजन आया मेरे एक क्लाइंट का, अब वो बच्ची को 8.5 साल हो गए हैं यहाँ पे और उसको उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं जी होम ऑफिस ने बिल्कुल सही फैसला किया, इसको डिस्क्रेशन लीव नहीं मिलनी चाहिए थी। अब हम उसके ऊपर सोच रहे हैं कि क्या करें, लेकिन अफसोस होता है देखिए कि 8.5 साल एक बच्ची को हो गए यहाँ पे, आप उसको कैसे कह रहे हो कि इट इज स्टिल रीजनेबल कि इस बच्चे को यहाँ से निकाल दिया जाए। तो ये इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, बट इसका देखिए फैसला क्या आता है। फिर अगर आपको मेरी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइएगा। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी भाई साहब। बुखारी साहब, मैं बर्मिंघम से बात कर रहा हूँ। जनाब। मेरा क्वेश्चन है कि एक बच्ची स्टूडेंट आई थी इधर, तो उसका भी यही ट्वाइक वाला जो उसका टेस्ट था जी, तो उसको उस बेस पे 2.5 साल की एक्सटेंशन मिली थी। जब उसका वीजा खत्म होने वाला था तो उसने दोबारा अप्लाई किया ह्यूमन राइट्स पे, क्योंकि उसके 2 ब्रिटिश बच्चे हैं उसके साथ। अच्छा, ठीक है, तो वो उसने ह्यूमन राइट्स पे अप्लाई कर दिया, तो उन्होंने सिर्फ यही ऑब्जेक्शन लगा के रिफ्यूज कर दिया कि आपका जो ये टेस्ट है ये फेक है। जी। ठीक है, हालांकि उन्हीं का रिकमेंडेड कॉलेज जहां वो पढ़ती थी स्टूडेंट, वहीं से उसने ये टेस्ट किया था। ठीक है। या भी उसने खुद था। तो उसके बाद जब उसने ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन डाली है तो उसने B1 का भी दोबारा से दिया टेस्ट। जी। वो उन्होंने उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, लेकिन जो पहले वाला था उस पर लगा दिया। तो आप बताएं कि बच्चे भी हैं उसके 2 ब्रिटिश, तो ये कहाँ तक राइट ऑफ अपील उन्होंने दे दिया है, अपील उन्होंने करके भेज दी है, तो जरा बताएंगे कहाँ तक ये हो सकता है कोई? ओके, चलो मैं बताता हूँ जी। आपको जो करना है जी, आपकी वो एक बैलेंसिंग एक्सरसाइज वाली बात है। अब उन्होंने बैलेंस ये करना है कि जी एक तरफ आपने टॉयक किया और वो टॉयक के ऊपर वो आपके ऊपर इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि आपने टेस्ट जेन्युइनली नहीं किया, आपने कोई ना कोई 2 नंबरी की है। दूसरी तरफ इनके साथ 2 बच्चे हैं जो ब्रिटिश नेशनल्स हैं, जो यहाँ पे रह रहे हैं, जिनका मैं समझता हूँ कि दारोमदार माँ के ऊपर ही होगा, क्योंकि अगर वो यहाँ पर हैं और बच्चे उनके साथ हैं और अंडर 18 हैं तो फिर वो बच्चे ज़्यादा माँ के ऊपर ही रिलाई करते होंगे। ये तो मैं अस्यूम कर रहा हूँ। लेकिन आपने साथ ही ये कहा कि इसने जो टॉयक का टेस्ट था वो किया भी खुद ही था। सो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि इनको जुडिशियल रिव्यू में भी ज़रूर चैलेंज कर दीजिए इस डिसीजन को। एक तो आपने अपील की हुई है, जो अपील आपकी चल रही है वो तो चल रही है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू वाला जो मैटर है, अब इसके अंदर भी वो एक सॉरी आज जरा गला खराब है, उसके अंदर भी एक कंफ्यूजन आता है कि वो आप किस तरफ लेके चलेंगे उसको।
एक तरफ वो इस डिसीजन में कह रहे हैं, ये जो शराज महमूद वाला डिसीजन है, इसके अंदर एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि जी अगर ऑल्टरनेटिव रेमेडी आपके पास मौजूद है तो आप जुडिशियल रिव्यू में इसको केस को ना लेकर आएं, यानी आपके पास ऑल्टरनेटिव रेमेडी मौजूद है कि आपको अपील का राइट मिला। दूसरी तरफ ये भी चीज़ है कि जी आपका अगर ऑल्टरनेटिव रेमेडी की बात हम नहीं भी करते तो क्या सिर्फ इस बेस पे क्या आपने वो काम नहीं किया जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, क्या आप उसको चैलेंज कर सकते हैं? ये दोनों चीज़ों को आपको देखना है। बट मैं ये समझता हूँ आपके केस में अपील का राइट आपको मिल गया है। बच्ची के साथ, बच्ची कह रहा हूँ, खतून के साथ 2 ब्रिटिश नेशनल बच्चे हैं, उनको देखना पड़ेगा। मैं ऐसे करता हूँ, अभी एक ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक से वापस आके मैं थोड़ा डिटेल में इसको आपको और बताता हूँ, इसमें थोड़ी सी डिटेल वाली बात है। मिलते हैं थोड़ी सी देर में दोबारा ब्रेक के बाद।